नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ़िक्शन एंड फन्स में। आज जिस किताब की मैं बात करने वाली हूँ, उसने भारत में कई नए कानून की नींव रखी और जिसकी बात आज भी होती है। और उस उस इंसिडेंट ने भारत में राम मंदिर तक का दरवाज़ा भी खुलवा दिया और जिस पे अभी-अभी एक नई फ़िल्म आई है। तो मैं बात कर रही हूँ साहबानो पे लिखी हुई इस किताब के बारे में। इस किताब का शीर्षक है बानो भारत की बेटी और जिसे लिखा है जिग्ना बोरा जी ने। तो पहले इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। किताब की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट है। इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ है कि इसमें बहुत डिटेलिंग के साथ सारे इंसिडेंट्स को दिया हुआ है और इसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। सीधे-सीधे प्रॉपर मुद्दे पे बात करती है और इस किताब में 2 फ़ेज़ में कहानी चलती रहती है। एक नाउ का फ़ेज़ होता है जिसमें कि कहानी प्रेज़ेंट में चल रही है और एक देन का फ़ेज़ में होता है जो बानो के पास्ट में क्या चल रहा है, व्हाट लीड्स टू नाउ उसके बारे में बात करती है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपको इस किताब की कहानी प्रॉपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताऊँगी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के थ्रू जैसे-जैसे जो-जो चीज़ हो रही है। इंदौर के एक शहर में 1916 में साबानो का जन्म होता है और जब 16 साल की वो हो जाती है तो 1932 में उनका अहमद खान नाम के एक वकील से उनकी शादी हो जाती है। वो जो अहमद खान वकील थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है बानो के फैमिली के अकॉर्डिंगली। अब स्टार्टिंग में जब शाह बानो और अहमद खान की शादी होती है तो उस वक़्त वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार में होते हैं और बानो और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। धीरे-धीरे बानो को ये समझ में आता है कि अहमद खान का पूरा परिवार और खुद अहमद खान भी बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव और पैट्रियार्की वाले सोच के थे। बहुत ही ज़्यादा पुराने ख़यालात के थे और इस्लाम में बहुत ज़्यादा मानने वाले थे। धीरे-धीरे सिचुएशन ऐसी हो गई कि बानो जो थी वो सिर्फ़ घर के काम में और बच्चों में एंगेज रहती थी और अहमद खान उन्हें समय नहीं दे पाते थे। वो जब भी घर पे आते थे तो वो हमेशा काम में एंगेज रहते थे और अगर वो फ्री भी हैं तो वो बानो के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। इसलिए बानो कहीं न कहीं वो आइसोलेट होते जाती है और इन सोच में रहती है कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती है। एंड अगेन बानो बहुत अकेली भी हो जाती है घर में। सारे घर के कामों के बीच में वो खुद का मन लगा लेती है। अहमद खान का एक दोस्त भी था इमरान, जो उनके ही ऑफ़िस में काम करता था, उनका फ्रेंड भी था वो। उन्हीं के थ्रू अहमद खान हमीदा से भी मिलते हैं। हमीदा जो इमरान की फ्रेंड होती है, धीरे-धीरे अहमद खान से मिलते-मिलते उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है और वो एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, बाहर आउटिंग्स करने लगते हैं और धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में उनके बीच में प्यार, उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट और जो बानो के लिए अहमद खान के दिल में नहीं था, वो सारी चीज़ें उनको हमीदा से मिलने लगती है और उनको हमीदा से फाइनली प्यार हो जाता है। ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था, कुछ ही समय में बानो को अहमद खान और हमीदा के बीच में अफ़ेयर का पता चल गया। बानो ने उन्हें रंगे हाथ एक रेस्टोरेंट में पकड़ लिया था। 1946 में अहमद खान और हमीदा शादी करते हैं और शादी से कुछ दिनों पहले ही अहमद खान बानो के पास जाता है और उसे घर आने के लिए मना लेता है। वो उसे अपने बच्चों का वास्ता देकर कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, ये करके वो बानो को वापस अपने घर ले आता है। बानो और हमीदा के बीच में हमेशा ही प्रॉब्लम्स रही। हमीदा जो है हमेशा ही बानो से ईर्ष्या करती थी और उसे हर चीज़ में टोकती थी, उसे एज़ अ पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। पर बानो फिर भी हमेशा शांत रही, हर चीज़ को सहा क्योंकि उसे अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता थी। वो सोचती थी कि उसका गुज़ारा कैसे चलेगा और यही सोच-सोच के वो इतने समय तक उस घर में रही और उस शादी में रही। लेकिन अंततः एक ऐसा दिन आया जब हमीदा ने अहमद खान के सामने 2 ऑप्शन रख दिए। पहला कि या तो वो बानो को घर से बाहर निकाले या दूसरा वो घर छोड़कर चली जाएगी। तो अहमद खान ने बानो को घर से निकाल दिया। बानो तो हमेशा से अपनी शादी में इमोशनल हैरेसमेंट और बहुत तरीके के दुःख दर्द झेल रही थी। पर अब वो फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करने वाली थी अपने बच्चों के साथ। अहमद खान उसे
एक बस्ती में ले जाकर छोड़ देता है, वहाँ पर एक उसे घर दिलाता है जहाँ पर वो अपने पाँचों बच्चों के साथ और बानो रहने के लिए आ जाते हैं। अहमद खान बानो और अपने 5 बच्चों को एक स्लम एरिया के एक बस्ती में छोड़ आता है, जहाँ पे एक घर का इंतज़ाम कर देता है और उसे पर मंथ ₹20 देने का वादा करता है। बानो पूरी तरह से इमोशनली बिखर जाती है, पर उसे अपने पाँचों बच्चों को देखना था, उनका गुज़ारा करना था, उनके लिए उसे जीना था। तो वो उसी में काम चलाना शुरू करती है और थोड़ा बहुत सिलाई का काम करना शुरू करती है, जिससे उसका और उसके बच्चों का गुज़ारा हो सके। बानो और उसके 5 बच्चों का गुज़ारा ₹20 में चल पाना मुश्किल था और बानो की बहुत कम ही कमाई हो पाती थी। तो इसलिए वो हमेशा अहमद खान से पैसे माँगती रहती थी मेंटेनेंस के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ़ीस के लिए, स्कूल के लिए। पर अंत में तंग आकर अहमद खान इससे भी परेशान होकर 1978 में बानो को तलाक दे देता है और पैसे देने से साफ़ इनकार कर देता है। बानो के पास अब कोर्ट जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो बहुत सारे वकीलों के पास जाती है, पर सारे वकील उसका कोर्ट केस लेने से मना कर देते हैं। बट अंत में एक अब्दुल लतीफ़ नाम के एक एडवोकेट थे जो बानो की मदद के लिए तैयार होते हैं। आखिर में बानो का केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचता है, जहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत सभी भारतीय महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार होता है। इसके तहत बानो के हक में फैसला सुनाया जाता है, पर बानो की डिमांड थी ₹500 की और कोर्ट ने ₹25 का रकम तय किया था। पर अहमद खान को ये फैसला मंजूर नहीं था, तो वापस फिर ये केस हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के भी वकील बानो के हक में ही फैसला सुनाते हैं और मेंटेनेंस चार्ज जो है ₹179 पर मंथ सेट किया जाता है। पर अहमद खान को ये भी मंजूर नहीं था और वो अपने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेता है। इसमें एआईपीएमपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल हो चुका था और वो इसे शरीयत के खिलाफ बता रहे थे, इस्लाम के खिलाफ बता रहे थे और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था, सड़कों पर उतर गए थे और ये केस अब बहुत बड़ा रूप ले चुका था। आखिरकार 1985 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उस वक़्त तक बानो की उम्र 69 साल हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो बानो के हक में था, अहमद खान को मेंटेनेंस देना था और इसी केस के साथ यूसीसी की भी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में और ये सारी चीज़ें जो थी वो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो सारे इसको इस्लाम के और शरीयत के खिलाफ बता रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बानो के साथ न्याय किया, उसके हक में फैसला सुनाया और अहमद खान को ये आदेश दिया कि वो उसे मेंटेनेंस चार्ज दे। पर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी की भी चर्चा हुई कि यूसीसी देश में आना चाहिए ताकि सबको बराबरी का हक मिले। पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे वो सारे इसके खिलाफ खड़े थे, वो सारे मोर्चे पर उतर आए थे, वो सारे शरीयत और इस्लाम के खिलाफ इस फैसले को बता रहे थे। साल 1984 से 1985 के बीच में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और राजीव गांधी पीएम बनते हैं क्योंकि उनको इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिंपैथी वोट मिले थे और इस कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो मौलवी मौलाना और चीफ थे वो सारे राजीव गांधी से पर्सनली मिलते हैं और उन्हें सरकार गिराने की धमकी देते हैं। इस धमकी के प्रभाव में आकर राजीव गांधी जो है एक नया बिल लाते हैं, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ। इस लॉ के तहत डिवोर्स मुस्लिम वुमेन्स को इद्दत पीरियड के बाद उसकी ज़िम्मेदारी उनके हस्बैंड की नहीं वक्फ बोर्ड की होगी और उनका कहना था कि इस सारी चीज़ों का फैसला शरीयत के हिसाब से होगा, ना कि कोर्ट के हिसाब से। बानो के केस में जितने भी बड़े-बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन सारों ने मिलकर इसके विरोध में अपनी सारी ताकत लगा दी कि बानो को हराया जा सके, बानो के केस को पलटा जा सके और 1 मई 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन लॉ ला करके इस फैसले को पलट दिया गया और इसी के साथ भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों का जो विश्वास था, वो भी टूट गया। और ये बानो के लिए इतना दुखद था, जिस लड़ाई को उन्होंने जीवन भर लड़ा और इंसाफ की उम्मीद में दर-दर भटकती रही, इन सारे दुखों को सहा, सामाजिक तानों को सहा, वो सारी चीज़ें जो है वो व्यर्थ चली गई। उनको न्याय मिल कर के भी उनसे न्याय छीन ली गई। तो यही है बानो की कहानी और ये जो बुक है, इसमें आपको इस पूरे केस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन मिलेगा आपको और आप
बानो के दुख दर्द से आप पूरी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी और अगर आप इस किताब को पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। ये आप बानो की सच्ची कहानी को आपके सामने लेकर के आएगी। अगर आप लिटरेचर, नॉवेल्स और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फिक्शन एंड फन्स को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये बुक आपको टोटली रिकमेंडेड है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। शाह बानो की पूरी कहानी आप इससे जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।